हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ दोस्तों, वो हमारा प्रैक्टिस सेट्स जो हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, टीजीटी पीजीटी। तो ये टीजीटी पीजीटी की जो बायोलॉजी से संबंधित जो यहाँ पर प्रश्न हैं, प्रैक्टिस सेट है, वो मैं यहाँ आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। और जो लोग भी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स के साथ जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आइए चलते हैं, आज का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जो टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएँ नहीं होती हैं। प्रतिरोधी तंत्र में यानी इम्यून सिस्टम में कौन सी सेल एब्सेंट होती है, नहीं होती है, कौन सी सेल यहाँ पर अधिकांश होती हैं यानी एक्सेसिव क्वांटिटी में होती हैं। तो पहला ऑप्शन है किलर टी सेल्स, दूसरा ऑप्शन है सहायक टी सेल्स, तीसरा ऑप्शन है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और चौथा ऑप्शन है स्मृति कोशिकाएं, मेमोरी सेल्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा मेमोरी सेल्स, यानी कि जो स्मृति कोशिकाएं हैं वो अधिकांशतः यहाँ पर होती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कर देती हूँ कि जो प्रतिरोधी तंत्र होता है उनमें क्या होता है कि अधिकांशतः जो स्मृति कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जब यह जो प्रतिजन द्वारा आक्रमण होता है यानी एंटीजन द्वारा जब बाहर से आक्रमण होता है तो यहाँ पर बी और टी जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारी सेल्स बनाकर उनसे लड़ती हैं और हमारी बॉडी को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इस लड़ाई के बाद क्या होता है तो वहाँ पर एक मेमोरी सेल यानी कि जो एंटीजन बाहर से एक बार आ जाता है उसके लिए यहाँ पर एंटीबॉडी बना दी जाती है हमारी बॉडी के अंदर। और वो क्या करती हैं, फिर स्मृति सेल्स के रूप में रहती हैं, यानी जिस वायरस से आपको एक बार कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस वायरस के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडी हो जाता है। ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको दोबारा उस एंटीजन ने अटैक किया तो आपको वो क्या करेगा, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है तो ये कहता है इम्यूनोग्लोबिन का उत्पादन करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन का उत्पादन कौन करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है प्राकृतिक किलर कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन कहता है मेमोरी कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन कहता है साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा सेल्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो क्या हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन का उत्पादन करती हैं। और ये अगर हम बात करें कि यह जो एक बी कोशिका या फिर बी लिम्फोसाइट कोशिका जो होती है ये क्या करती हैं तो एंटीजन को एंटीबॉडी को बनाती हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। यानी जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं तो एंटीबॉडी बनाती हैं एंटीजन के ख़िलाफ़ और उसको ही हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सामान्य विद्युत हृदय लेख बना होता है, किससे बना होता है तो पहला है पी, क्यू तथा टी तरंगों से, दूसरा ऑप्शन कहता है पी तरंग क्यू आर एस जटिल एवं टी तरंग से, तीसरा ऑप्शन है पी क्यू आर एस जटिल तरंग टी से और डी ऑप्शन कहता है टी तरंग एस आर तथा क्यू पी जटिल से। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का जो बी वाला ऑप्शन है पी तरंग क्यू आर एस जटिल एवं टी तरंग से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पेसमेकर हृदय में क्या कार्य करता है। यानी अगर बाहर से पेसमेकर सेट किया जाता है हृदय में तो हृदय का कौन सा कार्य वो करता है। तो इस प्रश्न के लिए जो पहला ऑप्शन है वो कहता है हृदय स्पंदन आरंभ करता है, दूसरा ऑप्शन है हृदय स्पंदन घटाता है, तीसरा ऑप्शन है हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेसमेकर जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसे भी बोलते हैं शॉर्ट में इंग्लिश में ऐसे, यानी
तो यहाँ पर ये कौन सा काम करेंगे, तो ये क्या करेंगे, हृदय स्पंदन को क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। यानी अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में जो ब्लड होता है उसकी जो पाइपलाइन होती है जिसे हम रुधिर वाहिनियाँ बोलते हैं, वो क्या करती हैं, पंप का काम करती हैं, जिससे हमारा जो हृदय है वो क्या करता है, संवेदनशील रहता है और हमारा हृदय अच्छे से काम करता है। और अगर हम पेसमेकर की बात करें तो ये गुलाबी रंग का शंक्वाकार खोखला एवं संवेदनशील मांसल अंग होता है, जो कि क्या करता है, ये वक्ष भाग में मध्यावकाश के फेफड़ों के बीच में इनको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, डायाफ्राम के ठीक ऊपर। और ये अगर हम मनुष्य के हृदय की कोष्ठक की बात करें तो कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 2 अरिंद 2 निलय, यानी 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का हृदय होता है, तो व्यक्ति का हृदय कैसा होता है। पहला है तंत्रिकाजन, दूसरा है पेशीजनक, तीसरा ऑप्शन है द्विपोषी और डी ऑप्शन है एकोद्भवी मोनोजेनिक। तो यहाँ पर अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट का कैसा होता है, पेशीजनक होता है, यानी कि वो मायोजेनिक हार्ट होता है। और मायोजेनिक हार्ट में जैसे कि अगर हम बात करें वर्टिब्रेटों में, जैसे मेढक हो गया, खरगोश हो गया, ये सभी में क्या है, तो यहाँ पर मायोजेनिक हार्ट पेशीजनक हार्ट होता है। अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करें तो इनका जो हृदय होता है वो न्यूरोजेनिक होता है, जैसे एनेलिडा हो गए और इसके अलावा आर्थ्रोपोडा हो गए, ये सारे जो हैं वो उसी के अंदर आएंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अमीनो अम्ल आहार में अनिवार्य रूप से उपस्थित होनी चाहिए, यानी कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो आपके भोजन में शामिल होना चाहिए अनिवार्य रूप से। तो पहला ऑप्शन है वैलिन में, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइसिन में, तीसरा ऑप्शन है एलानिन में और चौथा है सेटिन में। गाइस यहाँ पर वैलिन होगा, डबल मात्रा होगी। तो वैलिन क्या है, वैलिन एक आवश्यक अमीनो एसिड है जो कि क्या है, बाहर से हम भोजन से प्राप्त करते हैं। और अगर हम बात करें तो अपने की 20 से 22 प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हम स्तनियों की बात करें तो केवल 10 शरीर में बनते हैं और 10 हम क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। इन्हीं के कारण इनको हम अनिवार्य बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, हम बाहर से ले रहे हैं। जैसे अनिवार्य अमीनो एसिड कौन कौन से हो गए, तो आप नाम लिखना चाहें तो मैं फटाफट आपको बता देती हूँ, लिख लें। अर्जिनाइन, दूसरा है हिस्टिडीन, तीसरा है आइसोल्यूसिन और फोर्थ है ल्यूसिन, फिफ्थ है लाइसिन, 6 है मिथियोनिन और 7th है फिनाइल एलानिन, नेक्स्ट है थ्रियोनिन, नेक्स्ट है ट्रिप्टोफान और लास्ट है वैलिन। तो ये सारे हो गए अनिवार्य में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का क्यों नहीं जमता, यानी अगर रुधिर ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड वेसल क्या है, रुधिर वाहिनियों के अंदर ब्लड तो हमेशा बहता रहता है, लेकिन ये ब्लड जमता क्यों नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसके लिए एल्ब्यूमिन द्वारा, दूसरा है हिपैरिन द्वारा, तीसरा ग्लोबुलिन द्वारा, चौथा है फाइब्रोनोजन द्वारा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हिपैरिन द्वारा, यानी हिपैरिन की वजह से क्या होता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है और हमारे अंदर रक्त लगातार बहता रहता है। हिपैरिन क्या है, तो ये एक एंटी कोगुलेंट एजेंट है जो कि क्या करता है, कोगुलेशन को रोकता है, ब्लड के जमने को क्या है, थक्का बनने को क्या है, ये रोकता है। और हिपैरिन का निर्माण कौन करता है, तो ये हमारा लीवर करती है, लीवर और उसके अलावा मास्टर सेल्स यहाँ पर इनके अंदर होता है इनका निर्माण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोकॉर्डेटा में उत्सर्जन होता है। तो यूरोकॉर्डेटा में उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो पहला ऑप्शन है नेफ्रोसाइट्स के द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहता है न्यूरल ग्रंथियों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन कहता है ग्लोमेरुलस के द्वारा, चौथा ऑप्शन कहता है न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा यहाँ पर होता है। अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेट की, तो यूरोकॉर्डेट में क्या होता है,
तो यहाँ पर न्यूरल ग्रंथि यानी कि न्यूरल ग्रंथि के साथ साथ पाइलोरिक तथा नेफ्रोसाइट यहाँ पर उत्सर्जन का काम करते हैं। नेफ्रोसाइट्स क्या होती हैं? तो ये नेफ्रॉन होती हैं, नेफ्रॉन सेल्स होती हैं। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, जो ग्रीन ग्रंथियाँ उनके अंदर पाई जाती हैं, और जिसे हम मैलपीजियन ट्यूब्यूल, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो उनके अंदर मैलपीजियन ट्यूब्यूल होता है उत्सर्जन के लिए। केचुए की बात करें तो वहाँ पर नेफ्रेडिया होता है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज वाले में बात करें तो वहाँ पर फ्लैम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं उत्सर्जन के लिए। अगर कॉर्डेटा की बात करें, यूरोकॉर्डेट में तो पानी अंदर बाहर जाने आने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, साइफन्स होते हैं। और यूरोकॉर्डेटा क्या करते हैं, जंतुओं का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, यूरोकॉर्डेट के अंदर ट्यूब्यूलर होता है, और इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ये था हमारा यूरोकॉर्डेट के बारे में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती, किस पेशी की लंबाई नहीं बदलती है? तो ये बताना है। आइसोटोनिक संकुचन में, आइसोमेट्रिक संकुचन में, टिटेनिक में संकुचन में, तीव्र संकुचन में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोमेट्रिक संकुचन में। इसमें क्या होता है, कोशिका की लंबाई नहीं बदलती, क्योंकि इसमें क्या है, स्टैटिक एक्सरसाइज भी इसको कहते हैं, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जॉइंट्स पर भी कोई संचालन नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हृदय का पेसमेकर है, तो हृदय का पेसमेकर किसको बोलते हैं? पहला है रेनवियर नोड, दूसरा है साइनो ऑरिकुलर नोड, तीसरा है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, और लास्ट है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा साइनो ऑरिकुलर नोड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हृदय में जो पेसमेकर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। और ये हृदय के पेस सेंटर को, अगर हम बात करें साइनो ऑरिकुलर नोड या पेसमेकर की, तो इसका कार्य क्या है कि हृदय की जो स्पंदन दर है उसको क्या करें, प्रारंभ करें, उसको स्टार्ट करें, और इसमें हृदय के जो आवेग हैं तरंग के रूप में हृदय पेशी में प्रवेश कर पाएँ। तो ये था हमारा हृदय के पेसमेकर के बारे में। और वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपके लिए और भी ला सकूं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की घटना का संबंध होता है इससे? तो पहला ऑप्शन है उत्सर्जन, दूसरा है चलन, तीसरा है पाचन, चौथा है पुनरुत्पादन। तो यहाँ पर किससे होता है ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा उत्सर्जन, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, तो साइक्लोसिस की बात करें तो ये पाचन से रिलेटेड है। किससे संबंधित है, तो पाचन से संबंधित है। पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस की परिघटना होती है वो पाचन से रिलेटेड होती है, और अमीबा की भांति जैसे अमीबा होते हैं वैसे ही पैरामीशियम भी क्या है, पूर्णभोजी यानी जंतु समभोजी होते हैं, यानी इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसा पाया जाता है, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जाता है। और आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मेड्यूला, चौथा है कॉर्पस कैलोसम। तो यहाँ पर स्तनधारियों का जो मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है, यानी पेशियों को, उनके समन्वय को कौन नियंत्रित करेगा, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सेरिबेलम जो होगा वो हमारा इसको नियंत्रित करेगा। जो मानव मस्तिष्क का अगर हम आयतन की बात करें तो ये इसका आयतन होता है 1650 ml, और अगर हम बात करें मानव मस्तिष्क को डिवाइड करने की तो इनको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। और अगर पश्च मस्तिष्क की बात करें तो पश्च मस्तिष्क का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है उसको भी हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम। और अगर हम अनुमस्तिष्क को मैग्नीसिफिलॉन भी कहते हैं, यानी अनुमस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीसिफिलॉन। और ये पोस्चर का मतलब होता है समन्वय की इंग्लिश क्या है, पोस्चर। संतुलन, ऐच्छिक पेशियाँ, इन सभी का नियंत्रण कौन करता है, तो यही करता है। आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगले प्रश्न को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास के लिए बनाया था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तभी मैं आगे टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए क्वेश्चंस आंसर की सीरीज़ लेके आऊँगी। वीडियो कैसी लगी, और अगर आप सब सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, तो मैं इस पर आपको क्या टीजीटी पीजीटी के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगी, जो कि हिंदी में होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार। और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर मैं 100 से अबव लगभग 135 क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये पूरी। और आज लेकिन मैं यहीं क्वेश्चन नंबर 12 तक ही डिस्कस करूँगी, बाकी के क्वेश्चंस आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी, अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तब। नमस्कार, जय हिंद।